हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सरविया। हमारी जो डेली एमसीक्यू जो सीरीज चल रही है, आज इसमें एक नया लेक्चर है। ये हमारा मेल आईडी है। अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड या और भी कोई इशू तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, ये हमारा फेसबुक का पेज है, जहाँ पे डेली बेसिस पर एमसीक्यू डाले जाते हैं। ये हमारी टेलीग्राम की चैनल है, जिसमें वीडियो से संबंधित और भी इंफॉर्मेशन जो है वह यहाँ पे दी जाती है। ओके, तो बिना किसी देरी के हम अपने पहले क्वेश्चन पर जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ मैत्री सेतु बिल्ट ओवर द रिवर। मतलब जो अभी जो न्यूज़ में है, मैत्री सेतु जो ब्रिज वो कौन सी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है? ऑप्शन में हमारे है फैनी, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, हुगली। ओके, तो एक बार इसको पॉज करके अटेम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश करें दोस्तों। यहाँ पे जो है आंसर बनता है हमारा फेनी। ओके, अब फेनी रिवर है। अब देखिए, ये देखिए, यहाँ जो है साउथ त्रिपुरा है। ओके, और साउथ त्रिपुरा में और यहाँ पे बांग्लादेश की बॉर्डर पे और साउथ त्रिपुरा में यहाँ पे जो एक रिवर फ्लो हो रही है वो फेनी रिवर है। और इसको यहाँ पे है शबरूम साउथ त्रिपुरा का, और यहाँ पे है रामगढ़, और दोनों को जो कनेक्ट करता है वो है मैत्री सेतु ब्रिज। ओके, अब साउथ त्रिपुरा को आप झूम करके यहाँ देख लीजिए। ये देखिए, ये साउथ त्रिपुरा का मैप है, और यहाँ पे जो है ये साउथ त्रिपुरा है। ये पूरा त्रिपुरा का मैप है, ये साउथ त्रिपुरा है। ओके, और साउथ त्रिपुरा में आप यहाँ पे शबरूम को देख रहे होंगे। ओके, और वो जो एरिया है वो यहाँ पे रामगढ़ को कनेक्ट करता है बांग्लादेश के अंदर। ओके, यहाँ पे जो है सेतु बनाया जाता है, मैत्री सेतु बनाया जा रहा है। और अब देखिए, ये ये इसको क्यों बनाने ये बनाने की क्यों ज़रूरत है दोस्तों? ये देखिए आप, जो यहाँ पे जो है भारत का नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है, ओके, वो जो लैंड लॉक है। ओके, तो अब उसको जो है सी से कनेक्ट करने के लिए ये सेतु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा उसमें। यहाँ पे जो बांग्लादेश का चित्तगोंग जो है पोर्ट है, वो इस यहाँ से सीधे कनेक्ट करके चित्तगोंग पोर्ट से कनेक्ट करके आप जो है नॉर्थ ईस्ट एरिया में भारत के जा सकते हैं। ओके, ये देखिए, ये पूरा सेतु है। अब हमारे ऑप्शन में दोस्तों ये ब्रह्मपुत्रा भी है। तो ब्रह्मपुत्रा जो है वो ओरिजिनेट होती है एंग्सी ग्लेशियर मानसरोवर। कहाँ पे? तिब्बत में। ओके, अब यहाँ से ये इसका सोर्स है। अब जब तिब्बत में से वो निकलती है दोस्तों, तो उसको कहा जाता है यारलंग सांगपो। ओके, यारलंग सांगपो कहा जाता है। और तिब्बत में से जब वो अरुणाचल में आती है, तिब्बत में से जब वो अरुणाचल प्रदेश में पहुंचते तो वहाँ पे उसको दिहांग कहा जाता है। ओके, और अरुणाचल प्रदेश से जब वो आसाम में जाती तब उसको जो है लुएट या तो उसको दिलाव कहा जाता है। आसाम से फिर जब वो बांग्लादेश में जाती है तब उसको कहा जाता है जमुना। ओके, और जमुना जब है वो यहाँ पे गंगा और जमुना जब मिलती है तो बन जाती है पद्मा। ओके, एक बार यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। कहाँ से निकलती है दोस्तों? वो निकलती है एंग्सी ग्लेशियर मानसरोवर से, और तिब्बत से जब निकलती हो तो उसको यारलंग सांगपो उसको कहा जाता है। ओके, हाँ, फिर जब वो आसाम में वो अरुणाचल में पहुँचती है तब उसको दिहांग कहा जाता है। फिर जब वो आसाम में जाती है, अरुणाचल से आसाम में जाती है तो उसको दिलाव कहा जाता है या तो लुआट कहा जाता है। और फिर वहाँ से जो है वो बांग्लादेश में जब जाती है तो उसका नाम होता है जमुना, और जमुना जब गंगा से मिलती है तो बनती है पद्मा, और पद्मा जब जो है वो बराक रिवर से मिलती है तो बनती है मेघना, और फिर वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ओके, ये मैंने ब्रह्मपुत्रा के बारे में बताया। अब ब्रह्मपुत्रा के बारे में बाद आप गंगा के बारे में भी जान लीजिए। गंगा जो है वो उत्तराखंड का जो है देवप्रयाग है, वहाँ पे मिलती है। कैसे? यहाँ से अलकनंदा और जो है गंगोत्री से जो भागीरथी रिवर आती है, और यहाँ से जो अलकनंदा आती है वो मिलकर जो है वो गंगा बनाती है। और गंगा जब वेस्ट बंगाल में पहुँचती है तो वहाँ से जो है उसकी हुगली जो है उसकी एक ट्रिब्यूटरी उसमें से ही निकलती है। ओके, तो इसमें हमारा फेनी आंसर
सही बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द इंडिया वॉज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में पहला जो है वो आइडिया किसने दिया था। ओके, तो महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, एम एन रॉय है। तो इसमें कौन आंसर सही बनता है, पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करें दोस्तों। तो इसमें जो है एम एन रॉय जो है सही आंसर बनता है, महेंद्र नाथ रॉय। ओके, ये देखिए महेंद्र नाथ रॉय है, 21 मार्च 1887 में ये वेस्ट बंगाल में इसका जन्म हुआ था। देहरादून उत्तराखंड में उसकी डेथ हुई थी। ओके, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर है, और मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी है दोस्तों। तो महात्मा गांधी के बारे में मैं आपको बताऊँ तो 1924 का जो है बेलगांव एसोसिएशन हुआ था, वहाँ पे वो पहली बार ANC के वो प्रेसिडेंट बने थे। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताओ तो 1929 का जो दोस्तों सेशन हुआ था, कहाँ पे, ये लाहौर में जो हुआ था, रावी नदी के तट पर, वहाँ पे ये प्रेसिडेंट थे। फिर वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताओ तो 1931 का जो कराची सेशन हुआ था, ओके, वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट। ओके, मतलब जो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट के बारे में जो है हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो अब बताइए कौन सा उसमें सही है, कौन सा गलत है। ओके, पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, इट इज़ इस्टेब्लिश अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, पॉक्सो एक्ट 2012। ओके, इसके तहत इसको बनाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी विद एटलीस्ट 2 वुमन मेंबर इन द कमीशन। ओके, तो एक मल्टी मेंबर बॉडी है और यहाँ पे 2 महिलाओं का होना ज़रूरी है, अनिवार्य है। और इसमें हमारा ऑप्शन क्या है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉट 2। ओके, अब देखिए इसमें कौन सा आंसर सही है, बताइए आप। तो इसमें जो आंसर हमारा दोस्तों बनता है वो 2 ओनली सही है। पहला हमारा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, पहला इस वजह से सही नहीं है कि इसको जो बनाया गया है वो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट जो आया 2005 का, उसके तहत इसको बनाया गया। ओके, इस वजह से सही नहीं है। अब ये बात सही है कि उसमें जो है 2 महिला मेंबर होनी चाहिए। ओके, तो टोटल उसमें 6 मेंबर होते हैं और 4 जो मेंबर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, और वो मेंबर कैसे होते हैं, जो इस फील्ड जो है चाइल्ड राइट की जो फील्ड है, बच्चों के अधिकारों के इस फील्ड में जिसने काम किया हो, एमिनेंट परफॉर्मेंस जिसने दिया हो, उसको इसमें जो है अपॉइंट किया जाता है। उसमें 2 महिलाएं रखी जाती है एज ए मेंबर। ओके, और उसका जो चेयरमैन जो होता है दोस्तों, वो एक आउटस्टैंडिंग वर्क उसने किया होगा हो इस फील्ड में, और ऐसा जो है उसको, जो व्यक्ति है उसको इसका चेयरमैन बनाया जाता है। ओके, अब देखिए, अब इसमें जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ बनाए जाते हैं, ओके, उसमें उसके ऊपर अगर रिकमेंड, इसके ऊपर जो है रिव्यू करता है ये, और इसमें अगर कौन से सुधार करने हैं तो उसके लिए भी जो है ये रिकमेंडेशन देता है। ओके, और जो कोई केस है चाइल्ड राइट से रिलेटेड तो उसकी इंक्वायरी भी कर सकता है, और उस केस में जो है क्या जो नई बातें हैं से संबंधित जो है वो रिकमेंडेशन दे सकता है। फिर एक है कि वो सो मोटो एक्शन भी ले सकता है। अगर उसके पास अगर कोई कंप्लेंट नहीं आती है तो वो उसको लगता है कि ये जो है कार्य बच्चों के खिलाफ हो रहा है, तो उसकी कंप्लेंट के बगैर भी वो सो मोटो एक्शन ले सकती है, अपने आप से ले सकती है। कब ले सकती है, जब चिल्ड्रन के राइट का हनन हो रहा है। ओके, और लॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। अगर कोई लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तब भी वो इसमें सो मोटो एक्शन ले सकती है। एक उसको सिविल कोर्ट के तहत वो काम करेगी दोस्तों। ओके, हाँ, लेकिन जब वो अगर किसी स्टेट कमीशन के पास, अगर स्टेट कमीशन जो है इसका प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट और अदर कोई दूसरी स्टेचुटरी बॉडी है, तो उसमें जब कोई केस पेंडिंग है तो वो इसमें सो मोटो एक्शन नहीं ले सकती। ओके, तो इसमें हमारा आंसर बनता है 2 ओनली। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, रिसेंटली विच अरब कंट्री हैज़ ब्रॉट अबाउट चेंज इन इट्स लेबर लॉ बाय अबॉलिश द अनजस्टिस कफाला सिस्टम।
किसने जो है, कौन सी अरब जो कंट्री है जिसने कफाला सिस्टम को जो अनजस्टिफाइड था उसको अबॉलिश कर दिया गया। ओके, उसके लेबर लॉ में चेंज करके। तो सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान, कौन सा है? इसमें जो हमारा आंसर बनता है दोस्तों वो कतर है। ओके, कतर में क्या हुआ कि जो है एक लॉ जो था कि जो माइग्रेंट वर्कर जो है उसको अगर कोई जॉब बदल चेंज करना है माइग्रेंट वर्कर को, ओके, तो उसको क्या करना पड़ता था, उसके एम्प्लॉयर के पास से, जहाँ पे वो काम करता है तो उसके पास से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी लाना पड़ता था, फिर वो जॉब बदल सकता था। ओके, उसके बाद, उसके पहले वो जॉब नहीं बदल सकता था। ओके, तो ये जो है इसको कफाला सिस्टम कहा जाता था। ओके, तो उसको जो है ये कतर ने इसको चेंज कर दिया गया। ओके, और 2019 में इसको चेंज किया कफाला को। अब देखिए दोस्तों, फिर दो चेंज किए गए। एक तो जो है कफाला सिस्टम जो है ये पहले जो परमिशन लेने वाला मामला था एम्प्लॉयर के पास से, ओके, माइग्रेंट वर्कर जितने थे उसको जो है लेने वाला ये कफाला सिस्टम, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना चाहिए, तो उसको जो है अबॉलिश कर दिया। दूसरा क्या चेंज किया गया, दूसरा जो एज चेंज किया दोस्तों कि उसकी जो मिनिमम एज है वो $274 कर दी गई। ओके, मतलब तकरीबन 1000 कतरी रियाल जो है कर दी गई। ओके, हाँ, अब ये दो चेंज इसमें किए गए। और ये जो दोस्तों ये मिनिमम वेज में जो इंक्रीमेंट किया गया है वो तकरीबन 25% का इंक्रीमेंट माना जाता है। ओके, 25% का इंक्रीमेंट किया गया है इसमें। ओके, तो इसमें कतर हमारा सही आंसर बनता है। अब देखिए यहाँ पे कतर के अलावा हमें सऊदी अरेबिया भी ऑप्शन में है। तो सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है वो रियाद है। ओके, यहाँ यूएई की जो है वो अबू धाबी है। और यहाँ पे कतर है तो कतर की जो है वो दोहा है। ओके, और ओमान जो है उसकी कैपिटल है मस्कट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, इसमें कतर हमारा सही आंसर बनता है। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्च SDG डैशबोर्ड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया। मतलब SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है डैशबोर्ड टू मॉनिटर प्रोग्रेस, एक प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए, किसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है जिसको 2030 में अचीव करने का जो है वो प्लान किया गया है, टारगेट रखा गया है, तो उसके लिए एक डैशबोर्ड बनाया गया है। वो किसके द्वारा बनाया गया? ओके, तो यहाँ पे जो है नीति आयोग दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर PM ऑफिस दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ है। ओके, तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही बनता है ये बताइए दोस्तों आप। तो इसमें जो आंसर हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसका सही आंसर बनता है दोस्तों। ये क्या करेगा, SDG डैशबोर्ड क्यों लगाया गया कि 2030 का जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का टारगेट रखा गया है। ओके, तो उसमें भारत कितनी प्रोग्रेस कर रहा है उसको चेक किया जाएगा SDG इस डैशबोर्ड के द्वारा। ओके, उसमें कलेक्ट डेटा, डिफरेंट जगह से डेटा कलेक्ट किया जाएगा और उसको जो है यूज़ किया जाएगा ये देखने के लिए कि ये जो SDG गोल है उसको अचीव करने में कितना क्या प्रोग्रेस हुई है। ओके, तो उसके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ये बनाया गया है। ओके, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के कौन मिनिस्टर है? ये है राव इंद्रजीत। ओके, राव इंद्रजीत सिंह, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है। फिर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी है, तो ये हमारे निर्मला सीतारमन जी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, और नीति आयोग भी यहाँ पे ऑप्शन में। तो नीति आयोग के बारे में बताऊँ तो ये 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। ओके, चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन जो देश का PM है, देश का जो PM है वो उसका चेयरमैन होता है। अभी कौन है? नरेंद्र मोदी है। वाइस चेयरमैन कौन है? ये राजीव कुमार है। ओके, और CEO कौन है? CEO अमिताभ कांत है। तो इसमें जो आंसर हमारा दोस्तों बनता है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। ओके, तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही रखते हैं, फिर मैं नए क्वेश्चन आपके लिए और भी लाते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।